जी वालेकुम सलाम सर। जी आवाज आ आ रही रही है? है। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है मनिका? जी जी। जी जी मेरी आ रही है। चले ठीक हो गया। जी अच्छा, क्लियर है। फ्रेश हैं या रिपीट कर रहे हैं? आप फ्रेश हैं या रिपीट कर रहे हैं इसमें? मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पहले क्या बना है, कितने पे मतलब रह गए आप? काम 37। ओहो, खैरियत थी? क्या वजह बनी, कोई है मतलब हम एनालाइज किया? पता नहीं, FAR 2 भी शायद उसी दिन था तो शायद एग्जॉस्टेड था। और लेकिन लॉ का तो मुझे लगा था कि अच्छा हो गया है। और यह था कि FAR 2 रह जाएगा, लेकिन ऑपोजिट हो गया है। FAR 2 मेरा पास हो गया, शुक्र है अल्लाह का। लॉ रह गया। अकाउंटिंग सरप्राइज ही देती है, खैर टेंशन नहीं लेते। हाँ जी। नहीं, मुझे भी सरप्राइज मिला था अपने टाइम पे अकाउंटिंग में। अच्छा अच्छा। सीरियसली 70 मार्क्स का करके मैं आया, और मैं तो तैयारी कर रहा था, पास हो गए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लॉ बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइज देता है। अच्छा, आवाज मेरी वो फट तो नहीं रही कहीं पे तो मुझे? नहीं अभी तक तो सही है। अच्छा ठीक है। वो असल में ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक तो लॉकडाउन की वजह से सारे घरों में बैठे हैं, तो जी जी। वेले निकम्मे लोग बेतहाशा नेट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक तो नेट हाँ थोड़ा ऐसे बहुत ही है। स्लो है ना। तो आपने एक काम करना है कि ना, एक चीज तो ये है कि जैसे ही अगर कुछ इस तरह का मसला होता है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फौरन मैसेज कर देना है। ठीक हो गया? ठीक है। मैं फौरन देख लूंगा कि भाई साहब मुझे तो नहीं पता जा रही है कि नहीं। दूसरा ये है कि एक ना आपने मुझे याद करा देना है कि रिकॉर्डिंग पे लगा दूं हमेशा मैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से बाकी आज इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं आवाम, तो फिर हम इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट में ठीक है कुछ सर। और जगह पे भी इनविटेशन भेजना है। बाकी अच्छा। आप तैयारी कैसी, और कौन कौन से सब्जेक्ट उठा रहे हैं? हम मेरे आखिरी दो हैं, ऑडिट और लॉ। ऑडिट और लॉ, दोनों ही थ्योरी के हाँ सब्जेक्ट रख जी। लिए अल्लाह के बंदे। आखिरी दो हैं, अब यही दो रखनी है। अच्छा, और लॉ की कौन सी अटेम्प्ट है ये? लॉ की मेरी है थर्ड। थर्ड अटेम्प्ट है। लॉ तंग कर रहे कैफ में सबसे ज्यादा। अब स्ट्रेटेजी चेंज करो, किस तरह पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो? हम बुक कौन सी यूजली यूज की थे? आई कैप की ही करता हूँ मैं। ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, फिर क्या मसला हुआ? हम आई थिंक मसला ये है कि रिटेन नहीं, मतलब रट्टा मेरा इतना परफेक्ट नहीं है। तो इस बार अब ये है कि मतलब एक्रोनिम्स और इस तरह की चीजें बना के रट्टे थोड़े से मारते हैं। हम ये तो तो है। लेट्स सी। रट्टा तो मस्ट है। हाँ जी। रट्टा मतलब तो मेरा जो मसला यही आता है कि लगता है रिटेन नहीं होता। मतलब व्हेनेवर आई एम प्रैक्टिसिंग एज वेल, तो हम्म, यही फील होता है कि आधी चीजें याद आ रही हैं, कुछ मिस हो जाती हैं। सही 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 सही। इशू तो जब यहाँ पे सोल्यूशन देखता हूँ तो याद आता है, ओ हाँ ये भी था, ये भी था। फिर सोल्यूशन अगला सवाल किया तो अगर सोल्यूशन आधा हो गया अपनी तरफ से कर लिया, लेकिन जब देखा तो था ओ ये भी पॉइंट्स हैं। या कभी कभी ये होता है कि पता होता है कि एक दो और पॉइंट्स हैं लेकिन रिकॉल नहीं हो रहे होते। नहीं, टेस्ट वगैरह का क्या था, आपने पास पेपर किए थे सॉल्व कभी? हाँ हाँ जी किए थे। मतलब एंड टाइम पे यूजुअली मैं लास्ट मंथ में करता होता हूँ, तो लास्ट मंथ में पास पेपर्स उस टाइम पे आ जाते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने इस तरह किया था कि बिल्कुल एग्जाम्स करीब होते हैं तो फिर बंदा बहुत जल्दी जल्दी करता है, लेकिन दिस टाइम राउंड उन्हें मैंने जल्दी मतलब टॉपिक वाइज करूंगा ताकि इनफ टाइम दूं उनको मैं, और प्रैक्टिस ज्यादा हो मेरी। प्रैक्टिस काफी कम है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस इसमें बहुत मैटर करती है। इसमें भी है कि हम दो चार चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी, जी। कि इसको तैयार करने का क्या तरीका कार है और कैसे करना है इंशाल्लाह। तो सर मेरे ख्याल आप। में क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, आना चाहिए। जी जी बताएं, जी क्या कह रहे थे आप आशिम? जी। नहीं मेरे को बस कहने लगा था, आवाज कट गई थी लेकिन आ गई दोबारा। हाँ, ये इस तरह उसी होता रहेगा मुताबिक। भैया, ये थोड़ा सा नेट का इशू चलता जी रहेगा। ठीक है। बाकी ये है कि आपने परेशान नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि कहीं पे अगर आवाज़ डिस्टॉर्ट भी होती है ना, तो ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके लिए मौजूद होंगे मैगा पे, ठीक है ना? वो आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक। तो वो आप वहीं पे किसी भी वक्त एक्सेस करके देख लेना। वो रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट आती है ना, अगर इसमें आवाज़ कट भी जाए तो। जी जी। ठीक ठीक है। हो गया, ठीक हो गया, चलें ठीक है। और सफ़ीर अहमद, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। चलें ठीक है, शुरू करें। आप रिपीट करें या फ्रेश हैं? मैं सफीर या हाशिम? सफ़ीर सफ़ीर सफ़ीर। सर मैंने तो आपको बताया था, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। अच्छा, और हाशिम? इधर मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। आप भी रिपीट कर रहे हैं? कितने पे रह गए थे?
सर 46 पे। 46 आप वाकई वो काबिल अफसोस है, आपके साथ अफसोस करेंगे हम, आपके काम के बराबर में शरीक है। चलें, लेट हो रही है, क्लास शुरू करते हैं। आवाम साथ साथ ज्वाइन करती जाएगी, आपको पता ही है ढीली आवाम में इतने सीरियस होते तो क्या ही मौज होती थी। ठीक है, आप अपने माइक म्यूट रखें, और यह है कि कहीं पे आवाज़ कटती है या आवाज़ डिस्टॉर्ट होती है ज़्यादा टाइम के लिए तो आप फ़ौरन व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, आपको रिकॉर्डिंग इन लेक्चर की मिल जाएगी। बाकी ये है कि स्पीड का कहीं पे मसला होगा तो वो आप भी फ़ौरन जो है मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि मैं अपनी स्पीड स्लो कर लूँ। बाकी आप में से मेरे ख्याल में आप दोनों ही जानते होंगे, शायद पहले लेक्चर देखे भी होंगे मेरे इस पे यूट्यूब पे, तो वो क्योंकि मैंने एक रिवीजन प्रोस्पेक्टिव में कराए थे तो ज़रा फास्ट थे, इस वजह से अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम स्लो चलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, मुदस्सिर हाशिम अपना आप माइक जो है वो म्यूट कर लें। अब शुरू करते हैं ज़रा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना एक क्या कहते हैं सिस्टम यूज़ करते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप में से ज़्यादातर तो रिपीटर है और उनको चीज़ों का आइडिया है, मतलब इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सा क्या कुछ है। थोड़ी बहुत मतलब एक आइडिया है कि 50-50 है दोनों का पोर्शन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंपनी लॉ का पोर्शन। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, मतलब कि हम 30 to 35 डेज के अंदर कंपनी लॉ ख़त्म करके इंशाल्लाह उसके बाद 14 या 15 अगस्त तक इसके इतने टेस्ट लेने हैं इस पोर्शन के, कंपनी लॉ प्लस क्या कहते हैं आपका 18वां 19वां चैप्टर, प्लस जो है आपका क्या कहते हैं जो, जी सफीर अब क्या बात है? सर वो अभी आपने ये क्वेश्चन आया था, आप बता रहे थे वेटेज 50-50 है, तो कंफर्म ये करना था कि इस बार से पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें भी 50-50 ही रहेगा और एमसीक्यूज मतलब बाकी 15 के होंगे तो? एग्जैक्टली 50-50 ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आने ठीक वाली। ठीक है, ठीक है। मैं उस पर बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ मेरे पास क्वेश्चन भी आते रहे, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो जाहिर बात है आपके जहन में भी होंगे, हम चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 50-50 का वेटेज हमें समझ में आ गया। अभी जो लेटेस्ट क्या कहते हैं डेवलपमेंट हुई है, आई कैप ने किया है कि भैया एमसीक्यूज दे दिए। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भैया एमसीक्यूज तैयार कहाँ से करें, कौन सी बुक है, इतनी जल्दी मार्केट में कोई बुक भी नहीं आने वाली। तो उसका एक छोटा सा मैं आपको क्या कहते हैं, जो आई कैप ने एक हल्का सा पम्फलेट तो दे दिया है, मतलब उसने रख दिया है। बाकी जो उसने मॉडल पेपर दिया था उसके अंदर हमने देखा कि जो उसके मॉडल पेपर के अंदर चीज़ें हैं, उसने एमसीक्यूज जो दिए हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछ लिया। मेरी एक छोटी सी एडवाइस और क्या कह सकते हैं कि एक सिंसियर सी एडवाइस है कि हम अपनी तैयारी जो है ना ओल्ड पैटर्न पे ही करेंगे। कोई ये नहीं देखेंगे कि भाई ये टॉपिक जो है एमसीक्यूज के लिए बेस्ट है या इस तरह के लिए बेस्ट है। एक चीज़ यार आप जहन में रखो, मतलब ना जब से ये नई पॉलिसी आई है खास तौर पे ना 2013 के बाद, 2013 में आई थी आई थिंक, हाँ वो वाली, उसके बाद आई कैप ने जो सिलेबस है ना डिफाइन करने के बाद इतना रटा बेस्ड चीज़ें कर दी हैं कि अगर आपकी अकाउंटिंग का भी रटा नहीं है ना तो आप पास नहीं कर सकते। अकाउंटिंग तक में स्टूडेंट रट्टा लगा के पास कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि हम अपनी तैयारी जो है वो ओल्ड पैटर्न के ऊपर चीज़ें रखेंगे और उसी के ऊपर ही अपनी तैयारी करेंगे। हाशिम अपना यार माइक जो है ना वो म्यूट कर लो, या मैं कर लेता हूँ, चले। अच्छा, अब ये है कि जो सिलेबस का उसने पैटर्न बताया है सारा का सारा एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है कि भाई 40% जो है वो नॉलेज बेस्ड मतलब रट्टा बेस्ड होना है, 60% जो है बाकी वो एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो बेस्ड होना है। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि आई कैप की अगर बुक देखी जाए, स्टडी टेक्स्ट देखी जाए, तो उसके अंदर एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को कि जो स्टडी इसका एम लॉ का पोर्शन है और जो कंपनी लॉ का पोर्शन है उसका कंपनी लॉ का 1/3 है। मतलब कि कहा जाए तो 200 पेजेस इसके हैं तो 150 पेज उसका बनता है, ये 100 पेज बनता है। और इफेक्टिवली अगर हम कंपनी लॉ को नोट्स में कन्वर्ट करें या उसको क्या कहते हैं ऐसी फॉर्म में लेके आए कि जो हमें सिर्फ एग्जाम में प्रोड्यूस करनी है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन निकाल दें, तो बमुश्किल कोई हमारे पास 50 to 70 पेजेस बनते हैं। 50 to 70 पेजेस से ऊपर नहीं जाता आप अगर उसको अपनी वर्डिंग में कर लें और उसको क्या कहते हैं नोट्स बना लें। अब यहाँ बात करते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड कंपनी लॉ के अंदर क्या मतलब वो सिनेरियो बना सकता है। ज्यादा से ज्यादा ऑडिट वाला एक टॉपिक था जिसके अंदर वो सिनेरियो पूछता था मुख्तलिफ किस्म का डिफिकल्ट करके कि भैया उसकी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी या अपॉइंटमेंट या उसको रिमूवल वगैरह, तो वो तो चैप्टर ही निकल गया, वो अल्लाह ताला ने उससे जान छुड़ा दी हमारी। तो एक बात ध्यान में रखें कि भाई उसने बेशक कह दिया कि एप्लीकेबल बेस्ड होगा क्वेश्चन, फिर भी कंपनी लॉ में से रट्टा होगा। और उसके बाद ये है
कि हमारा तकरीबन जो 7 चैप्टर हैं वो 70 to 75% मार्क्स कवर करते हैं। कंपनी लॉ का पोर्शन, उसके बाद पहला चैप्टर, उसके बाद पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा तकरीबन 75 मार्क्स कवर करते हैं। तो अब हमारे पास जब के 3 महीने हैं तैयार करने को, तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले 1.5 महीने में ये वाले चैप्टर 7 तैयार करके इनके टेस्ट इतने करेंगे, इतने टेस्ट लेंगे कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए लिखना कैसे है, दूसरा ये है कि आपको एग्जाम के अंदर जाके कंफ्यूजन ना हो, तीसरी बात एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा स्टडी का पैटर्न। अब मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मैंने इनको एक जनरल नोट्स बनाया है। मैं, अगर आप कहते हैं कि मैं इनमें से पढ़ाऊं तो ये एक पढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, मैं यहाँ से पढ़ा सकता हूँ। मेरी आपके लिए सजेशन ये होगी कि आप अपनी बुक में से एज इट इज़ खुद नोट्स बनाते जाएं। ये आप जहाँ पे जो भी वर्डिंग देख रहे हैं ये बुक के अंदर की वर्डिंग है, मतलब मैंने उसी बुक के पैराग्राफ को पॉइंट्स में कर दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने साइड पे कर दिया, उसमें से मैंने एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो बुक है वो खुद आप उसको पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं। बाकी ये नोट्स हैं, ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, उसमें परेशानी कोई बात नहीं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं अपना, मतलब कंपनी लॉ से। कहीं पे कोई क्वेश्चन किसी और का इसमें कहीं पे? नहीं, अभी तो नहीं है सर। चलें ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपना, शुरू करते हैं कंपनी लॉ में। मैं अब इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे कोई रिपीटर नहीं है, सब फ्रेश है, ठीक हो गया। और कोई भी क्या कहते हैं, इसमें मैं बिल्कुल ही उसमें देखूंगा कि यहाँ पे कोई अगर बच्चे को आता है या नहीं आता। आपके पास अगर कंसेप्ट हैं तो आप कोशिश करें कि उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे करके रख दें ताकि कंफ्लिक्ट ना आए। हमें ना, देखो, रिपीटर जो स्टूडेंट होता है ना, उन्हें पढ़ाने में हमें सबसे बड़ा पता है मसला क्या आता है, कि उनको पहले वाला भुलवाना पड़ता है, फिर नया उनको याद कराना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को स्मूथ रखें, मतलब ऐसे जिस तरह हो रहा है चलते जाएं। हाँ, अब ये होगा कि जो क्वेश्चन होंगे आपके, आप हैंड रेज कर सकते हैं बीच में अगर आपने पूछना हो। बाकी होगा कि आखिर के 5 से 10 मिनट जो हम रखेंगे, इंशाल्लाह आपके ऑडियो में आपके क्वेश्चन सुन के उनको आंसर कर दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट है और वो कह रहे हैं कि उनसे ये नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक मिनट, मुझे फिर से लिंक देने दें उनको ज़रा। चलें, ओके, शुरू करते हैं कंपनी लॉ। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप एक काम करें कि ना, जो अच्छा, अब इसमें ये होगा कि आपको 2 स्क्रीन नज़र आ रही होंगी। एक होगी मेरी स्क्रीन पीडीएफ फाइल, चैप्टर नोट्स, और साथ में एक छोटी सी वीडियो स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसमें रजिस्टर या ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब जब आप उस पर कैमरे वाली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, जब आप स्क्रीन वाली उस पर करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। दोनों को आप अल्टरनेट कर सकते हो, तो लिहाजा जब मैं वहाँ पे लिखूंगा तो आप उसको मूव कर लीजिएगा वहाँ पे, उसमें क्या कहते हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर। शुरू करते हैं कंपनी लॉ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कंपनी का, और आप एक काम कीजिए कि आप जरा अपना जो क्या कहते हैं कैमरे वाली स्क्रीन है इसको बड़ा कर लें, उस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी कंपनी। अब एक ना जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी होती क्या, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं आपकी अपनी फिजिकल से। मतलब एक इंसान है, जिस तरह के आप खुद हैं, आप देखते हैं कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं। आपकी एज है, जब आप थे, हम आपकी एज को एनालाइज करते हैं, से कि आज आप हैं 25 ईयर्स ओल्ड या 22 ईयर्स ओल्ड। आपकी एज को हम डिवाइड कर देते हैं 1 से लेके 12 तक, 12 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर 22 तक। 3 हिस्सों में हमने आपकी एज कन्वर्ट कर दी। अब हम इससे मुख्तलिफ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ये बिजनेस, कंपनी, पार्टनरशिप, इन मुख्तलिफ चीज़ों को ना हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे कैसे होता है। जब आप 1 से लेके 12 की एज में थे ना, तब अगर आप मोहल्ले में निकलते थे, कोई शरारत करते थे, किसी के दरवाजे को वटा वटा मार के भाग जाते होते थे, तो कभी आपके घर आके आपका दरवाजा खटखटा के वो हमसाया आपको पकड़ के नहीं मारता होता था। आपके वालिद साहब को पकड़ता था और कहता था कि आपका बच्चा ये करके आया है, इसको समझाओ। क्या हुआ, आप जो भी मर्जी बाहर से करके आते थे, आप भूखे रह के आते हैं, आप किसी को मार के आते थे, आप कोई शरारत करके आते थे, किसी कोई चीज़ चोरी करके आते थे, किसी की नकल उतार के आते थे, कुछ भी करके आते थे, अगला बंदा आके आपके अब्बू को पकड़ता था, ठीक है। तो 12 साल की उम्र तक हर कोई आपको ये समझ के छोड़ता रहा कि भैया आप बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए, आपकी हर चीज के रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो आपका अब्बू होगा, ठीक हो गया। जब आप 12 से 17 तक पहुंच गए तो अब ये होता था कि अगर आप कहीं पे कोई करते थे या कोई इस तरह की मिस्टेक करते होते थे, या कोई शरारत करके या किसी को तंग करके भागते थे, तो वो आदमी आता था, आप उसके हत्थे चढ़ जाते तो आपको चपेड़े लगाता था, आपके घर में शिकायत भी लगती थी,
और उसके बाद ये है कि आपकी उसके बाद भी अच्छी खासी फैंटी लगती थी घर वालों से, ठीक है, आपकी क्लास भी लगती थी। और फिर ये होता था कि शुरू तो वो क्या कहते हैं शैतानी से होती थी और खत्म जाके आपके मोबाइल यूज करने पे या निकम्मे होने पे या हराम होने पे मुकती थी, ठीक है ना, इन बातों पे। तो लिहाजा जब यहाँ पे पहुंचे तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मतलब आपसे कुछ ना कुछ पूछ पूछ होनी शुरू हो गई, कुछ ना कुछ आपसे सवाल होने शुरू हो गए, कुछ ना कुछ आपके साथ होना शुरू हो गया। लेकिन जब आप 18 से 22 के दरमियान में गए, अब आपके साथ यहाँ पे क्या चेंजेस आई? 18 से 22 पे जब आप पहुंचते हैं, आपके साथ क्या चेंजेस आई? सबसे पहले ये हुआ कि आपका शनाख्ती कार्ड बन गया। शनाख्ती कार्ड बनने के बाद क्या हुआ, आप गए, आप रास्ते में जा रहे थे, आपने वट्टा उठाया, एक बंदा जा रहा था और उसकी ट्रेंड में दे के मारा, उसका सर फाट गया। वो बंदा भागा भागा गया थाने में, जाके उसने आपके ऊपर पर्चा दर्ज करा दिया। पुलिस आएगी, आप वो आपके अब्बू को बिल्कुल नहीं उठाएगी। मैं पाकिस्तानी पुलिस की बात नहीं कर रहा, ये अब्बू तो क्या, ये खानदान और रिश्तेदार भी उठा के ले जाती है। वैसे जनरली वो क्या करेगी कि आपके अब्बू को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगी, वो आपको पकड़ के ले जाएगी, आपका अपना केस होगा, आप जेल में जाएंगे, आपसे क्वेश्चन होगा, हर चीज आपसे होगी। इस तरह अगर कहीं पे आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो चीज भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट थे, इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। ये होता है पार्टनरशिप का केस, ये होता है कंपनी का केस। सोल प्रोप्राइटर के केस में हमने क्या कहा, अब जहां पे हमने आपको रखा था वहां पे अब हम बिजनेस रख देते हैं, आपकी जगह पे आ गया बिजनेस, आपके अब्बू आ गए, अपने ओनर बिजनेस है, आपका बिजनेस जो भी कर रहा होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आपके अब्बू होंगे। आपके अब्बू और आपका बिजनेस एक ही चीज होगा, मतलब ओनर और बिजनेस एक चीज है, वहां पे कोई दो सेपरेट एंटिटी नहीं है। बिजनेस कोई भी नुकसान होगा डायरेक्ट ओनर का होगा, उसमें किसी दूसरे बंदे का नहीं है। जब आप पार्टनरशिप पे जाते हैं तो वहां पे आपकी जो लाइबिलिटी आ जाती है वो होती है म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव। मतलब अगर 3 लोग ओनर हैं आपके बिजनेस के, एक बिजनेस है उसके ओनर 3 लोग हैं, तो उन तीनों की लाइबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो तीनों लायबल हो जाएंगे। मतलब अगर इनमें से कोई एक आप गलती करता है, बिजनेस गलती करता है कहीं पे, तो वो इन तीनों में से किसी को भी पकड़ सकते हैं। बिजनेस किसी का कर्जा लेके भाग जाता है तो वो उसमें से तीनों में से किसी को भी पकड़ सकता है। तो लिहाजा क्या हुआ कि सारों में लाइबिलिटी डिवाइड हो गई। लेकिन जब आप 18 पे चले गए और आपने अपना शनाख्ती कार्ड बना लिया, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि आप चले गए कंपनी के केस में। यहाँ पे क्या होता है कि भैया जी एक बिजनेस है, एक ऑनर है जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, ये दोनों टोटल सेपरेट हो जाएंगे। वजह क्या है, देखो एक आदमी जो होता है उसकी अलग पहचान क्या होती है, उसकी अलग पहचान है। एक आदमी को हम कहते हैं कि भाई अपने आप को आप जो है ना आइडेंटिफाई कराओ कि आप अपने एक सेपरेट पर्सन हो। क्या करेगा वो, सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, देखो भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा अपना एड्रेस है, ये मेरा यहाँ का रजिस्टर्ड नंबर है जो मुझे पाकिस्तानी शहरी होने का अलॉट किया गया है, उसके बाद ये मेरा घर है और ये मेरी निशानी है। तो यहाँ से मैं साबित होता हूँ कि मैं एक अलहदा बंदा हूँ, मैं एक पूरा बंदा हूँ, कहीं से मैं कम हुआ बंदा नहीं हूँ। कंपनी के केस में भी सेम ऐसे होता है कि जब एक कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाता है उसका एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। सेम इस तरह जिस तरह के हम 18 साल के हुए, हमारे अब्बे ने उठाया, उठा के ले गया नादरा में, जाके कहता है कि भाई इसका शनाख्ती कार्ड बना दो, मेरे से जो पैसे लेने अभी ले लो, इसकी गलतियां मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, मेरी जान छुड़वा दो इससे, ये इसकी जमीन थी विरासत में, मैंने इसे दे दी, ये इसका हिस्सा है, आज के बाद अगर ये कोई गलती करता है तो इसकी विरासत में से लेना, मुझे कुछ ना कहना। नादरा वाले कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम्हारा पुत्र है, दसो इन्हें ना किए, आप नाम बताते हो, नाम लिखते हैं, अच्छा ठीक है जी भाई ये रहता कहाँ पे है, वो उसकी रिहाइश का एड्रेस बताते हैं, यहाँ पे रहता है, सारी चीजें पूछ के वो क्या करते हैं कि एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, एक आपका आईडी कार्ड जनरेट करके आपको दे देते हैं। इससे क्या हुआ, आप अपने वालिद से अलहदा हो गए। सेम इस तरह कंपनी का जब केस होता है तो 2-4 शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं, वो जाते हैं SEC में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इसका कंपनीज का आप नादरा ऑफिस कह सकते हैं, वहां पे जाते हैं और जाके आपका नाम, इंफॉर्मेशन और ये चीजें दे के कहते हैं कि भैया ये कंपनी हमें बना दो अलहदा। तो ऑनर और बिजनेस कंपनी जो है वो 2 डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। अब कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जब उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बन गया, जब उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बन गया, तो अब आप कैमरे वाली स्क्रीन छोटी कर लें और इस पे आ जाए, PDF फाइल पे आ जाए। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बन जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक ये है। उसके बाद वो एक लीगल पर्सन होता है, मतलब उसके पास अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए एक अपने पास उसका प्रूफ है, ठीक है, उसके पास प्रूफ है, वो अपनी आइडेंटिटी साबित कर सकता है। और तीसरा क्या है, लीगल पर्सन विद इट्स ओन राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ये भाई उसके अपने हकूक होते हैं, उसकी अपनी लाइबिलिटीज होती है, मतलब वो किसी पे केस करना चाहे खुद कर सकता है,
और किसी से कोई कोई उस पे केस करना चाहे और किसी उसने कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा देने के लिए भी खुद ही लायबल होगा, कोई और बंदा नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि भैया कंपनी जो है ना उसके डायरेक्टर मैनेज करते हैं या मेंबर भी कभी कभी चला लेते हैं। मतलब छोटी कंपनी के केस में तो ये होता है कि जो मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वही उसके डायरेक्टर भी होते हैं, वही मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर डिफरेंट चीज होती है, डायरेक्टर डिफरेंट चीज होते हैं जो कि मैनेजमेंट में होते हैं। तो लिहाजा एक नेचुरल बंदा तो खुद चल फिर रहा है, मतलब आपके पैर हैं, आपकी टांगे हैं, आप खुद चल फिर रहे हो। लेकिन जब एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो उसे चलाने के लिए मैनेजर रखे जाते हैं, जिसको आप डायरेक्टर कहते हैं। उसके बाद एनी लीगल पर्सन कैन ओन द शेयर इन द कंपनी। तो बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसमें, ये हुई वॉइस। अच्छा, कोई भी वो कहते हैं कि लीगल पर्सन जो है ना कंपनी के शेयर ऑन कर सकता है। तो मतलब किसी भी बंदा, कोई भी बंदा उसके अंदर से कंपनी के अपने शेयर ले सकता है। अच्छा, अब इसमें एक हमने कंसेप्ट पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो इसको हम देख लेते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। वो कहते हैं कि भाई लॉ रिगार्ड कंपनी एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, कि लॉ की नजर में जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है और वो अपने लिए खुद लायबल होगा। कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन इट्स ओन नेम, कि कंपनी जो है अपना शनाख्ती कार्ड, अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उठा के जा सकती है और कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी बैंक से कर्जा ले सकती है, किसी से कोई चीज परचेज कर सकती है, किसी के साथ कोई चीज सेल कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है। इन केस कंपनी इनकर एनी डेट तक कंपनी इटसेल्फ इज लायबल, कि भाई अगर कंपनी ने कोई खुद कर्जा चढ़ा लिया अपने ऊपर, तो अब ये नहीं कि वो अपने अब्बू के पास नहीं भागेगी, मतलब शेयर होल्डर के पास नहीं भागेंगे कि भाई मेरा कर्जा उतारो, कि मैंने कर्जा चढ़ा लिया। नहीं, कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी अपना कर्जा पे करने के लिए। कंपनी ऑन इट्स ऑन एसेट, कंपनी जो है अपने एसेट्स जो है वो खुद खरीद सकती है। मतलब देखो कि एक हम बाइक खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसी बंदे के नाम पे होती है, मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन होगी या किसी भी बंदे के नाम पे होगी। ठीक है। लेकिन जब कंपनी कोई चीज खरीदती है तो वहां पे अब ओरिजिनल बंदा तो नहीं होता, नेचुरल बंदा, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी अपने नाम पे कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल खरीद सकती है। डेटर ऑफ अ कंपनी आर लायबल टू कंपनी फॉर इट्स पेमेंट, जो कंपनी के डेटर होंगे, जिन्होंने पैसे देने होंगे, वो कंपनी को देंगे, उसके शेयर होल्डर को नहीं देंगे पैसे। सेम इस तरह अगर कंपनी ने किसी से कोई कर्जा लिया है तो कंपनी खुद कर्जा देगी, उसके शेयर होल्डर देने के पाबंद नहीं होंगे। कंपनी जो है वो टैक्स पे करने के लिए भी खुद लायबल होगी। और उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ एनी वायलेशन कंपनी इटसेल्फ विल बी लायबल, कोई भी किस्म का कोई भी जो वायलेशन करती है कंपनी, कोई लॉ तोड़ती है, तो उसके लिए भी वो खुद लायबल होगी। अगला एक कंसेप्ट आता है छोटा सा लिमिटेड लायबिलिटी का। हमने अभी तक सारी बातें की हैं, उसमें तकरीबन डिस्कस तो सारा कुछ कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा इसको एक देख लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। लिमिटेड का मतलब होता है लिमिट कर देना, लाइबिलिटी का लिमिट हो जाना। और ये होता है जो बिजनेस होता है उसके ऑनर्स के लिए टर्म यूज होती है, बिजनेस के लिए यूज नहीं होती। तो मतलब क्या हुआ, हमने देखा था कि जब एक इंडिविजुअल थे, जब आप एक सोल प्रोप्राइटर थे, वहां पे अगर कोई आपकी लाइबिलिटी इनकर होती है तो जो आपके वालिद साहब थे, जो क्या कहते हैं उस वक्त मालिक था, ओनर था, वो डायरेक्ट लाइबल होगा और तमाम चीजों के लिए लाइबल होगा। पार्टनरशिप के केस में भी यही था कि तीनों पार्टनर लाइबल होंगे और वो डायरेक्ट लाइबल होंगे और फुल अमाउंट के लिए लाइबल होंगे। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के केस में क्या होगा कि जिस तरह मैंने कहा कि आपके वालिद गए और नादरा में जाके उन्होंने कहा कि भाई इसका ये शनाख्ती कार्ड है, इतने इसके पैसे, इतना जायदाद का हिस्सा इसका रख लो, और मैं आज के बाद, तो वो कहते हैं कि भाई आज के बाद मैं आजाद हूं, मेरे से नहीं पूछना कि इसने कौन सी गलती की है, और इसी से जाके लो। तो वो जो आपकी जायदाद थी, जिस तरह के एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, ऑनर एक शेयर कैपिटल दे देते हैं कि भाई ये इसकी सारी प्रॉपर्टी है, इन केस के कोई गलती होती है तो आप इसी से, इसके में से हिस्सा काट लेना, मेरे पास ना आना। तो लिहाजा कंपनी के केस में जो ऑनर होते हैं वो अपनी लाइबिलिटी लिमिट कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जितना हम इसको शेयर दे चुके हैं बस इस हद तक हम जिम्मेदार हैं, हमने एक बार पैसे दे दिए, अगर इसने कोई गलती की है, इसलिए कोई कर्जा देना है, उसमें से आप काट लो, हमसे आके नहीं पूछना आपने। तो लिहाजा लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या होता है, वो कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू इट्स ऑनर, ऑनर के लिए अप्लाई होता है। इन केस लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑनर विल बी लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि अगर कंपनी ने कोई कर्जा वगैरह दिया है तो जितनी ऑनर्स ने इन्वेस्ट की होगी उसमें उतना ही उनको झटका लगेगा, उससे ज्यादा का नहीं लगेगा। ठीक है। इससे ज्यादा वो लाइबल नहीं होंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो अपनी वो इन्वेस्टमेंट खो देंगे, इसके अलावा और उनका गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा। उसके बाद क्या है, शेयर होल्डर शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी कंपनी अनपेड डेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, एक कंपनी बंद हो जाती है और उसके कर्जे अभी भी कुछ रहते हैं और नहीं उतार सकी, तो शेयर होल्डर से जाके नहीं मांगे जा सकता कि भाई कंपनी का कर्जा है, आप इसको उतार दो। परपेचुअल सक्सेशन एक कंसेप्ट है,
इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब आप ना एक बिजनेस कर रहे होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप से, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिजनेस की। जब आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, आपने उसका एक बैंक अकाउंट ओपन कराया। जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसमें आपने लिखना होगा, बताना होगा कि भाई इसके हम पार्टनर हैं ए बी सी, 3 पार्टनर है हम इसके। बैंक अकाउंट आपने ओपन कराने गए, वहां पे आपने ये चीज दे दी, इसके 3 पार्टनर है। हुआ ये कि भैया किस्मत खराब हुई, उसमें से एक पार्टनर जो है वो बेचारा उड़ गया, मतलब थोड़ा गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। जब ये खत्म हुआ तो इसकी जगह पे नया पार्टनर आ गया डी। अब क्या होगा, क्या पार्टनरशिप यही चलती रहेगी? मतलब पार्टनर ए की जगह पे डी शिफ्ट हुआ, ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, बिजनेस भी वही कर रहे हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं, चलना तो वही चाहिए। नहीं, लेकिन लॉ कहता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप डी एडमिट करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके कोई चेक कैश कराएंगे, बैंक वाले कहेंगे नहीं भाई ये तो पुरानी पार्टनरशिप थी, बी के तो उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। वो कहेगा कि ठीक है, फिर बी के सिग्नेचर लेके आओगे। आपने कहना है कि भाई बी तो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो कहेगा तो फिर तो पार्टनरशिप ही खत्म हो गई वो वाली। कहते नहीं सर, हम उसकी जगह पे हमने डी को रख लिया है। वो कहेंगे भाई नहीं, वो नया बंदा है, आप दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनाओ, दोबारा से पार्टनरशिप क्रिएट करो, दोबारा से सारा कुछ कराओ, फिर से आके मेरे पास अपने इंफॉर्मेशन अपडेट कराओ, तो तब मैं मानूंगा कि हाँ जी आपका एक बिजनेस जो है वो एक सेपरेट बिजनेस है। मतलब आपका एक पार्टनरशिप जो है, तो क्या हुआ, पार्टनरशिप टोटली चेंज हो जाएगी किसी भी बंदे के लीव करने से, टोटली चेंज हो जाएगी। पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप के बाकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे, आपका सारा रिकॉर्ड पीछे वाला अपडेट हो जाएगा किसी भी एक बंदे के लीव करने से, या उसकी कैजुअल डेथ की वजह से, या कैजुअल वैकेंसी की वजह से। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। इसके 50 शेयर होल्डर हैं, कुछ भी शेयर होल्डर हैं, से कि ये वाला शेयर होल्डर अल्लाह को प्यारा हो गया, इसके शेयर चलेगा इसके बच्चों के पास, ईएफ के पास। तो क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई क्या? तो कंपनी बंद हो गई, कंपनी का स्टेटस चेंज हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके शेयर होल्डर जितने मर्जी चेंज हो जाएं, 10 बंदों को सेल कर दें, 10 बंदों को सेल कर दें, 20 बंदों को सेल कर दें, जितने लोगों को मर्जी शेयर ट्रांसफर करते रहेंगे, शेयर के ट्रांसफर करने में कंपनी का स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होगा। इस चीज को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड करना, चलते रहना आगे, एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे बंदे तीसरे बंदे, चीज वही रहेगी पर चलती रहेगी। ठीक हो गया? तो परपेचुअल सक्सेशन कंसेप्ट क्या हुआ कि भाई इन केस के कोई शेयर होल्डर मर जाता है, कोई शेयर होल्डर ट्रांसफर हो जाते हैं, शेयर होल्डर ऊपर से सैकड़ों चेंज हो जाए, हजारों चेंज हो जाए, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी में कोई चेंज नहीं होगी, उसका नाम वही रहेगा, उसका बिजनेस वही रहेगा, उसका बैंक अकाउंट वही रहेगा। समझ आ गई? इसको यहां से पढ़ लेते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? शेयर कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन बाय द ऑनर, कि किसी भी बंदे से दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है? सेल और गिफ्ट के जरिए। तो लीगल स्टेटस इससे कंपनी का चेंज नहीं होगा शेयर ट्रांसफर होने के केस में। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब आ जाते हैं, एक जनरल से कंसेप्ट थे कंपनी हम स्टार्ट करने से पहले। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? अली, हाशिम, मुदस्सिर, सफीर, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर, अभी तक तो ठीक है। चलें आगे चल, ओके आगे चलते हैं। कंपनी, अब तक हमने इसका एक जनरल आइडिया लिया, जनरल अंडरस्टैंडिंग ली कंपनी क्या होता है। अब हम इसको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि लॉ किस चीज को, किस सेटअप को कंपनी रिकॉर्ड करती है कि भाई ये एज ए कंपनी कंसीडर होगी। बहुत ही मुश्किल सी डेफिनेशन शुरू से कि भाई कंपनी कौन सी होती है। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो, एक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली मतलब ये कि बात करता हूँ कि कंपनी जब हम बनाते हैं तो हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी ई सर्विसेज है। तो इंशाल्लाह जब आप आर्टिकल में जाएंगे तो अन्यवा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई कैसे कंपनी बनाई जाती है और क्या कुछ होता है। तो लिहाजा जब हम वहाँ पे जाते हैं तो कंपनी को हमने प्रॉपर रजिस्टर करना होता है, उसके मेमोरेंडम होता है, उसका आर्टिकल होता है, पहले उसका नेम रिजर्व कराया जाता है। हम ये सारे प्रोसेस आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के मैं आपको साथ साथ इसका लाइव जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, जो एग्जैक्टली एक कंपनी में बनाई जाती है, जो फॉर्म में आप जाके बनाएंगे, उसका मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको आइडिया देता जाऊंगा जैसे जैसे ये चीजें साथ होती जाएंगी। तो लिहाजा वहां जाके हमने रजिस्टर कराते होते हैं कंपनी। जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, उसके बाद उसको एक अलहदा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता क्या है।
एग्जैक्टली और वो कैसे इस चीज को क्या कहते हैं देखा जाए तो उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपनी की डेफिनेशन, एक कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ कौन सा है यार? कंपनीज ऑर्डिनेंस को कंपनी लॉ कहते थे 1984 को, कंपनीज एक्ट आ गया तो थोड़ा बहुत नाम चेंज करके। ऑर्डिनेंस और एक्ट का डिफरेंस तो पता है ना आपको, मतलब मोस्टली लोगों को तो पता होना ही चाहिए कि जो खासतौर पर रिपीटर है कि भैया ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है, उसमें वोटिंग करा के एक्ट बन जाता है, ये हम पहले चैप्टर में करेंगे। तो लिहाजा पहले ये ऑर्डिनेंस था, उसी के ऊपर साइन करा के माइनर सी चेंजेस करके कंपनीज एक्ट बना दिया गया। तो कंपनी क्या हुई? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर, उसे कंपनी कहेंगे। बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आगे चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? अच्छा, कंपनी एक छोटी टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है। जिस तरह हम कहते हैं कि एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट में क्या फर्क है? कंट्रैक्ट एक वाइड टर्म है, मतलब हर एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है, कंट्रैक्ट एक छोटी टर्म है। एग्रीमेंट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंट्रैक्ट जो है लेकिन वही सिर्फ होगा जो एग्रीमेंट बाइंडिंग बाय लॉ होगा। सेम इस तरह बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ी टर्म है, कंपनी एक छोटी टर्म है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 3-4 चीजें आ जाती हैं। क्या है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो कंपनी भी आएगी जो 2017 के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब ये है कि भाई यूरोप में या इंग्लैंड में कोई कंपनी रजिस्टर है, मतलब वहां पे भी वो कंपनी ही हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि जिस तरह हमारे यहाँ पे लिखा होता है अब्बास मिल्क एंड कंपनी, ये दूध वाली दुकानें होती हैं और को लिखा होता है तो वो कंपनी बन जाती है। नहीं, ये कंपनी नहीं होती। लिहाजा इस तरह की बाहर की कोई कंपनी और आप समझ रहे हो कि वो पाकिस्तान में कंपनी कंसिडर होगी, नहीं। वहां भी वहां के रेलिवेंट लॉ के अंदर जो है वो कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर होगी, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टेट, या ये हो सकता है कि पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर उसको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन सी 3 चीजें आती हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी जो रजिस्टर आ गई, उसके बाद जो क्या कहते हैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। या कोई भी ऐसी बॉडी जिसको क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई भी लॉ जो है वो डिक्लेयर कर दे कि आज के बाद ये जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट कंसीडर की जाएगी, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। एक्सेप्शन क्या है इससे रिलेटेड? हमने क्या देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टेट। अब हम बात कर रहे हैं सारी कॉर्पोरेट को। तो इस तरह कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक हमारे यहाँ पे चलती हैं, एनपीओ टाइप की चीजें होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, मतलब छोटी छोटी सोसाइटीज होती हैं, लोग मिलके बना लेते हैं अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए। किसी जगह पे कोई दुकान बना लेते हैं एक सोसाइटी के लोग मिलके। तो लिहाजा ऐसी कोई सोसाइटी जो होगी जो कि सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसीडर की जाएगी। कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं ये किसी भी ऐसे एक्ट के अंदर नहीं रजिस्टर होती जो कि कंपनी डिक्लेयर करे से। इनका एक अलहदा से सोसाइटी एक्ट होता है, इधर लाहौर में इनका ऑफिस है पहुंचा, उसमें वहां पे जाके होता है। जिस तरह पार्टनरशिप अलहदा से होती है, इस तरह सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अलहदा से होती है। तो लिहाजा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका पार्ट नहीं बनेगी बॉडी कॉर्पोरेट का। और दूसरा, एनी एंटिटी अदर देन अ कंपनी नोटिफाइड बाय द फेडरल मिनिस्टर, कि भाई फेडरल मिनिस्टर किसी भी कंपनी को कह सकते हैं कि आज के बाद ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एग्जांपल देते हैं कोई भी कि एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका काम है कि वो फलाह बहबूद का या एनजीओ का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल हो रहे थे, चलते रहे, कुछ जाके उनके वो बड़े लेवल पे पहुंच गया और अच्छा खासा पैसा आने जाने लग गया। उनके पीछे क्या कहते हैं बाहर के लोग पीछे पड़ गए, जिस तरह हम आजकल बड़ा मशहूर हुआ है कि अमेरिका पीछे पड़ गया उनके। तो उन्होंने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने हमारे जनाब जी फेडरल मिनिस्टर को अमेरिका ने कहा कि इस बंदे को कहो कि हमारी बात माने, हमारा एजेंडा मनवाए। वो बंदा कहता है कि नहीं भाई, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमतगार हैं हम तो लिहाजा हम चेंज नहीं करेंगे। तो फेडरल मिनिस्टर क्या करेगा? ट्रक कहेगा कि भाई आज के बाद ये वाली जो कंपनी है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, लिहाजा इसको जितने प्रिविलेज वगैरह दिए गए ना तो वो निकाल दो। तो लिहाजा फेडरल मिनिस्टर जिस कंपनी को भी, जिस बॉडी को भी क्या कहते हैं डिक्लेयर कर देगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो उस दिन के बाद बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। मतलब ना तो वो कंपनी रहेगी, ना वो कोई फॉरेन कंपनी रहेगी, और ना ही वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट रहेगी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज की मुख्तलिफ टाइप्स देखते हैं कि भाई कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कंपनीज की। स्टेटस के बेस पे 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी, उसकी 2 कंपनी टाइप होते हैं, मतलब एसएमसी और अदर। और इस तरह पब्लिक कंपनी होती है, उसकी भी 2 टाइप होते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, 4 टोटल हो जाती हैं। तो हम इसको पहले एक जनरल आइडिया लेते हैं। प्राइवेट कंपनी एसएमसी क्या होती है? सिंगल मेंबर कंपनी। और अदर कंपनी क्या होती है? जिसमें सिंगल मेंबर नहीं हो, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी की हम डेफिनेशन आगे चल के पढ़ेंगे कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? विच बाय इट्स आर्टिकल,
एक कंपनी का हम जब पढ़ेंगे ना आर्टिकल में, आर्टिकल वो डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन या कंपनी के इंटरनल मैटर होते हैं उसको डील करते हैं। छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ मेमोरेंडम और आर्टिकल का, कि मेमोरेंडम एक इंसान का ढांचा होता है। मतलब मैं अगर बाहर से खड़ा हूं तो मेरा ढांचा जो है ये मेरा मेमोरेंडम है। मतलब कि किसी ने पूछना है हाँ भाई बताओ कि जुनेद कैसा है, आप कहेंगे हाँ भाई इस तरह का बंदा है, उसके 2 हाथ हैं, उसका मुंह है, उसके नाक है, उसका रंग ऐसा है, ये वो। ये मेरी बाहर की अपीयरेंस है। जो जो बाहर की अपीयरेंस होती है ना, जो चीज बता रही होती है कंपनी की, वो होता है मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम क्या बता रहा होता है, हाँ जी ये कंपनी का नाम ये है, इसका मोटा मोटा बिजनेस ये है, ये इसका फलां सूबे में ये रहता है, इसका ये शेयर होल्डर है, दैट्स इट। उसकी बाहर वाली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ताकि बाहर से आने वाले बंदे को पता चल जाए कि ये एक कंपनी है। ठीक है, इंटरनल मैटर तो नहीं बता रहे होते, किसके कितने डायरेक्टर है, इनकी वोटिंग का तरीकाकार क्या होता है, कितना इनका शेयर होल्डर, कैसे ये डिवाइड करते हैं, शेयर कितने टाइप के हैं। अंदर के जो मामला है, मेरे अंदर के जो फेफड़े हैं, मेरे अंदर के जो गुर्दे हैं, जो मेरी अंदर की मुख्तलिफ ब्रेन है, मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, जो मेरे अंदर के डेली के मामला हैं, वो आर्टिकल है। तो कंपनी के अंदरूनी सारे मामला जो होते हैं वो कंपनी का एक आर्टिकल होता है, वो चला रहा होता है, मेमोरेंडम नहीं चला रहा होता। लिहाजा कोई भी किस्म की एक्सप्लेनेशन कंपनी ने डालनी हो, कहीं किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगानी हो किसी पे, कहीं किस्म की न्यू पॉलिसी देनी हो, तो कंपनी को अपने आर्टिकल में ऐड करनी पड़ती है वो चीजें। ठीक है, तो लिहाजा प्राइवेट कंपनी हो वो होगी जो अपने आर्टिकल में लिख देगी कि भाई हमारे सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर जो होंगे, शेयर होल्डर जो होंगे वो 50 होंगे, 50 से ज्यादा शेयर होल्डर हम नहीं रखेंगे। तो कंपनी के आर्टिकल में वो लिख देंगे कि हमारे मेंबर शेयर 50 होंगे। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर, कि भाई जो शेयर ट्रांसफर होंगे ना उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका ये नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल पब्लिक को नहीं ट्रांसफर कर सकते। वो मतलब जनरल पब्लिक को इस तरह इन्वाइट नहीं कर सकते कि कि हमारी कंपनी के आप शेयर खरीदो, या कि हमारे क्या कहते हैं शेयर सब्सक्राइब करो। तो इस तरह वो कोई भी जनरल जो है ना पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते। हाँ, इंटरनली वो करते हैं, मतलब आपस में 2-4 शेयर होल्डर हैं, आपस में वो कहते हैं कि ना शेयर शेयर खेलते रहे कि भाई तू मेरे शेयर ले ले, तू मेरे शेयर ले ले, तो आपस में वो कर सकते हैं। लिहाजा जनरल पब्लिक को वो ट्रांसफर नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट कर देता है आर्टिकल। डू नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक, सेम वही चीज है। शेल ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, कि अपने नाम के आखिर में लाजमी होगा कि वो बंदे कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखेगी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल के जरिए अपने मेंबर्स की तादाद को 50 तक रखे, अपने राइट के जो शेयर ट्रांसफर के राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट ना करे, और अपने नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड लाजमी ऐड करे। ये 4 पॉइंट प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में होते हैं। पब्लिक कंपनी क्या हुई, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो, दैट्स इट। इतनी सी डेफिनेशन है, आप ध्यान में रख लें, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी याद करने में। प्राइवेट कंपनी एसएमसी की डेफिनेशन क्या है, जिसका 1 मेंबर ओनली। अब इसकी ऊपर वाली कंडीशन क्यों नहीं लिखी उन्होंने, और अब देखो ये भी तो एक प्राइवेट कंपनी है ना, मतलब एक जनरल सी बात है कि भाई ये भी तो एक प्राइवेट कंपनी है और इसकी भी तो कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप में से कोई शहजादा इसकी जवाब देना चाहे तो। हाँ हाशिम बताएं कि जी एसएमसी कंपनी के केस में ऊपर सर, वाली कंडीशन क्यों इसमें नहीं है। सर इसमें मेंबर सिंगल है, इसमें ना वो अपनी राइट ट्रांसफर कर सकता है। मतलब अगर एग्जैक्टली ट्रांसफर करेगा तो वो एक ही मेंबर है, तो मेंबर एक ही रहेगा। एग्जैक्टली किसी को अगर ट्रांसफर कर देगा और नंबर बढ़ा ही नहीं सकते, अगर एक नंबर और बढ़ देगा तो वो एसएमसी रहेगी नहीं। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन और कंसेप्ट है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया गुजारा हो गया, म्यूट कर दें। चलें, अच्छे कंसेप्ट है। तो लिहाजा एसएमसी के केस में ऊपर वाली कंडीशन मीट ही नहीं कर सकता कि एक से तो ज्यादा मेंबर नहीं जा सकते, तो 50 तो बहुत दूर की बात है। शेयर ट्रांसफर करेगा तो भाई उसकी कंपनी ही नहीं रहेगी, तो लिहाजा ट्रांसफर वाला सीन ही नहीं बनता। जनरल पब्लिक को घंटा देगा जब उसने एक ही रहना है। तो लिहाजा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड तो हर सूरत में एसएमसी के केस में भी एंड पे लगना है। तो प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी एसएमसी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही लंबी है, अपने अपने आप क्या कहते हैं उसान संभाल लें, रजिस्ट्रेशन निकाल लें कि भाई कोई भी कंपनी जो प्राइवेट ना हो उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, आगे चलते हैं। इसकी 2 टाइप है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है यार, मैं ना इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, अगला फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। एक कंपनी जो होती है ना, उसके जो शेयर होते हैं ना, उसको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मतलब देखो इस तरह नहीं होता कि कंपनी के शेयर हैं और रेडी पे रख के एक बंदा बेच रहा हो मोहल्ले में कि भाई शेयर ले लो, शेयर ले लो, यूनिलीवर के शेयर ले लो, नेस्ले के शेयर ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी के शेयर ऐसे नहीं बिक रहे होते कि सड़क पे जाएंगे आप मुल लगा के निकाल लेंगे। नहीं, किसी रेडी पे भी आज तक आपको नजर नहीं आए होंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में भी कहीं पे मिले हुए नहीं नजर आएंगे। इस तरह भी नहीं होता कि भाई कहीं पे कोई उसका शोरूम हो बड़ा सारा, नहीं।
कंपनीज के शेयर आखिर सेल परचेज तो होते हैं, तो फिर कहाँ पे होते हैं? तो कंपनीज के जो शेयर होते हैं जनरल पब्लिक को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे क्या कहते हैं, कंपनी के शेयर जो होते हैं ना वो सेल होते हैं वहां पे। कंपनी अपने जो होती है शेयर रखवा देती है, उसको सेल किया जाता है। तो अब हर कंपनी के शेयर वहां पे सेल नहीं हो रहे होते से, जिस तरह हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर वहां सेल नहीं कर सकती। वजह क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज पे जनरल पब्लिक शेयर खरीदती है, जबकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर दे नहीं सकती। लिहाजा और जिस कंपनी के शेयर वहां पे सेल होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहां पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है, तो उस पर अच्छे खासे रेगुलेशन बन जाते हैं। तो लिहाजा किसी भी कंपनी को अपने शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कराने के लिए उसको जरूरी होता है कि वो अपने आप को पहले रजिस्टर कराए, स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर कराए, कुछ मिनिमम कंडीशन उनकी पूरी करे। जब सारा कुछ पूरी करके रजिस्टर हो जाएगा तब वो अपने शेयर वहां पे रख देगी और वहां से जाके लोग खरीद रहे होंगे कि भाई ये यूनिलीवर के पड़े हैं, ये नेस्ले के पड़े हैं, ये यूबीएल के हैं, ये एचबीएल के हैं वहां पे। तो ऐसी जगह जहां पे कंपनीज के शेयर सेल परचेज होते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, और जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल होते हैं उनको लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है, और जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल नहीं होते उनको अनलिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आज के दिन में हमने क्या पढ़ा। शुरू से आते हैं, हमने करेक्टर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। क्या भाई, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन होता है, उसके अपने राइट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, और ये डायरेक्टर से मैनेज होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या कंसेप्ट है कि भैया कंपनी को एक अलहदा से लॉ जो है एक इंसान मानता है, उसके बाद उसके कंट्रेक्चुअल अपने नाम पे एग्रीमेंट कर सकती है कंपनी, और उसके बाद कोई अपनी कंपनी डेट इनकर करती है तो वो खुद पे करेगी। कंपनी जो है अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है, जो कंपनी के डेटर होंगे वो कंपनी को पे करेंगे ना कि ऑनर को। और कंपनी जो है टैक्सेस वगैरह और इनकम के लिए खुद लायबल होगी, और किसी किस्म की भी कोई वायलेशन करेगी तो उसकी पनिश जो है वो कंपनी को मिलेगी। फिर हमने लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा। क्या था कि भाई ये ऑनर्स पे अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के केस में ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिट होगी उस अमाउंट तक जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा किसी हद तक इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं नहीं पूछा जाएगा। शेयर होल्डर को इन केस ऑफ लिक्विडेशन डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा कि आप मजीद पेमेंट करो, क्योंकि कंपनी ने अभी अपना पूरा डेट नहीं दिया। परपेचुअल सक्सेशन का हमने कंसेप्ट दिया कि क्या हुआ कि भाई कोई बंदा मर जाए, इसमें से कोई शेयर होल्डर चला जाए, शेयर ट्रांसफर हो जाए, कहीं पे किसी को शिफ्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए शेयर का, कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो एज इट इज रहेगा। ना कि जिस तरह हमने देखा कि पार्टनरशिप के केस में चेंज हो जाता है या सोल प्रोप्राइटर के केस में चेंज हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी वैसे की वैसे चलती रहेगी। कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी। क्या, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो उसको कहते हैं कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा होता है, जिसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, जिसके अंदर कंपनी आ गई जो कि कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर होगी। कंपनी कोई भी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। यह कोई लॉ जो है वो किसी भी बॉडी को बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दे। एक्सेप्शन क्या थी कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में, और किसी और ऐसी कोई बॉडी जिसको फेडरल मिनिस्टर जो है वो कह दे कि भाई ये आज के बाद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगी। कंपनी की टाइप देखिए हमने स्टेटस की बेस में, प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी कौन सी, ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स की तादाद 50 तक मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर दे, अपने शेयर ट्रांसफर करने को रिस्ट्रिक्ट कर दे, जनरल पब्लिक को इनवाइट ना करे, और अपने नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिख दे। ठीक हो गया। उसके बाद एसएमसी कौन सी होती है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका एक मेंबर हो। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो। तमाम वो कंपनियां जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनियां बन जाती हैं। पब्लिक कंपनी दो टाइप की होती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे वो लिस्टेड होगी, और जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होंगे वो अनलिस्टेड कंपनी होगी। ठीक हो गया। तो कल हम पहले इससे एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह आते ही कि पास्ट पेपर में इस चीज़ को कैसे हमने रिलेट करना है उसके साथ। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि हम एक दो दिन में ये चैप्टर मजीद खत्म कर दें। तो अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन वगैरह जो है वो भी आप कर सकते हैं, और फीडबैक भी दे सकते हैं कहीं पे कमी, स्पीड और इस तरह की चीज़ें। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाशिम। ये लेक्चर ठीक था, बस वो दरमियान में नेट का इशू आया था। थोड़ा सा वो बाकी सब डिस्टर्बेंस है। ठीक था। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुछ और डिवाइस मेरे से अरेंज हो जाए। तो परेशानी होना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर एज इट इज़ अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल ठीक होगी। तो वहाँ से अगर आपने कहीं पे कुछ मिस किया भी होगा तो वो देख लेना। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो और गया। कोई क्वेश्चन किसी और का?
किसी ने एग्जाम स्ट्रेटजी पूछनी है, किसी ने पेपर करने का तरीका पूछना है, या इसको तैयार करने का तरीका पूछना है, तो फिर भी जो अभी कुछ बाद में ऐड हुए हैं, शुरू वाले इन्होंने चीज़ें मिस की हैं, तो वो भी एक बार सुन लें कि ये वाले जो नोट्स हैं, मैंने पहले बताया था कि हमारे पास तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है आई कैप की बुक, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। लेकिन आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से आप तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आप उसको पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। जब देखें कंपनीज एक्ट का पोर्शन है, इसके अंदर जितना मर्जी वो घुमा ले यार, जितना मर्जी वो सिनेरियो बना ले, एट द एंड वो क्वेश्चन स्ट्रेट ही हो जाना है। मतलब सबसे मुश्किल मैंने पहले बताया कि ऑडिट वाले टॉपिक में आता होता था कि भाई इसी तरह एट द एंड तो जाके फिर हमें वही क्या कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और वो चीजें, रेमेडिएशन, रिमूवल, वही प्रोड्यूस करनी होती थी ना। एट द एंड तो फिर हमें पॉइंट प्रोड्यूस करने पड़ने हैं ना। तो लिहाजा कंपनीज एक्ट में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, जितना मर्जी वो घुमा ले, एट द एंड पे जाके वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्या मुराद है कि आपको आपकी बुक के अंदर एज इट इज आपने जो चीजें लिखी हैं वही प्रोड्यूस करनी है, आपने अपनी वर्डिंग वहां यूज नहीं करनी होती। ये एक्ट और लॉ है। तो सबसे पहले 3 चीजों पे गौर करें। एक, कंपनी को पॉइंट्स की बुक को पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये मेरे नोट्स हैं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज बुक की जो वर्डिंग है ना उसी को मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक हो गया एक चीज। दूसरा ये है कि आप इसको साथ साथ रजिस्टर पे उतारते जाएं। तीसरा आप ये करेंगे, आप इसकी वर्डिंग याद करना शुरू कर दें। मतलब इसका टेस्ट होगा, लाजमी होगा। मैंने शुरू में ही बता दिया था, जो अभी आए हैं उनके लिए भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम तकरीबन विद इन 1 मंथ कंपनी लॉ खत्म करके और उसके बाद तकरीबन आगे 1.5 से 2 महीने जब हम बाकी चीजें कर रहे होंगे, एम लॉ वाला पोर्शन कर रहे होंगे, हम इसके टेस्ट करेंगे। शेड्यूल आपने देखा होगा 10-15 टेस्ट का शेड्यूल है, वो शेड्यूल पे आपने नहीं जाना। इंशाल्लाह हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे। हम डेली बेस पे कोई हो सकता है एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करें, हम सरप्राइज हो सकते हैं, हम बैठे बैठे किसी से पूछ सकते हैं कि भाई ये वाली चीजें, जिस तरह मैंने अभी एक क्वेश्चन कर लिया था हाशिम से। तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, सरप्राइज भी चलता रहेगा। टेस्ट उस 15 से ज्यादा होंगे आपके, तो कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएगा यार। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि 7 चैप्टर में से 75 नंबर का आता है और उन 7 चैप्टर के नोट्स बनाना 70 पेज नहीं बनते अल्लाह के बंदो। और मैं हैरान होता हूँ देख के यार 28%, 30%, 28% लॉ का रिजल्ट है, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा। चले देखते हैं इस बार कैसे नहीं जाता ऊपर, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हमजा भाई। सर आपने कहा कि रिजल्ट जो है वो 28% से ऊपर नहीं जाता, तो सर स्टूडेंट ऐसी क्या गलती करते हैं कि रिजल्ट ऊपर नहीं जा रहा? सर आपने कभी स्टूडेंट का पेपर चेक किया है? मैंने चेक किया है पिछली बार ना, टेस्ट सेशन हुआ था उसमें। मेरे पास तकरीबन उस नहीं। वक्त कोई 20 से 21 स्टूडेंट थे, और यकीन करोगे उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट था जिसका पेपर लगता था कि लॉ का लिखा हुआ है। मतलब क्या आपकी, गलती करते हैं सर आपकी वर्डिंग ठीक नहीं होती आपकी। मतलब देखो क्वेश्चन को ना, मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ पढ़ने के लिए ना आपको ना एक जिस तरह नहीं होता, आपने कभी इंडियाना जोन्स की मूवीज देखी हैं? मतलब एडवेंचर मूवीज, फैंटेसी मूवीज जो होती हैं, हाँ जिस तरह पहेलियां जी सुलझाई जाती हैं, जी आपको वो वाला माइंड होना चाहिए कि आप पहेलियां लगाएं। अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो इसके साथ ऐसा होगा। आप एग्जामिनर जो होता है उसको एक कहानी बना के बताएं कि देखो कि भाई इस तरह हुआ था, आइडियल केस ये था, लेकिन इस केस में ये हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था वहां पर इस तरह हो रहा था, इसको ऐसे होना चाहिए। एक कहानी बना के आप उसको एक, वो कहते हैं स्टोरी टेलिंग माइंड के थ्रू जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देते हैं तब मजा आता है उसको पढ़ने का। हम क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक सिनेरियो है, एक केस स्टडी है, हम इंशाल्लाह देखेंगे पास पेपर में, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा उसमें से हम कर लें। क्वेश्चन होता है पूरे का पूरा, नीचे स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट पर वी प्रोड्यूस कर दी, 4 पॉइंट लिख दिए उसके। भाई ठीक है, पॉइंट तो आपने लिख दिया, उसको उसके साथ रिलेट तो करो ना। मतलब लिखो तो सही कि देखो भाई एज पर लॉ ये चीज हो रही थी, हमारे केस में ये हो रहा है, यहाँ पे ये आदमी ये गलती कर रहा है, ये चीज मिसिंग है, ये कंपोनेंट मिसिंग है, या ऑडिटर जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तो एज पर प्रोविजन या एज पर कंपनीज एक्ट 2017 इस प्रोविजन से रिगार्डेड जो एक ऑडिटर है ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो लिहाजा इस एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अपने माइंड को ना थोड़ा वो स्टोरी घड़ने वाला नहीं होता, कहानी घड़ने वाला बंदा, जिस तरह मैं जी वो एडवेंचर वाली मूवी होता है उस टाइप का बनाओ, और उसके बाद देखो कि पेपर करने में मजा कैसे आता है और लाद तैयार करने में मजा कैसे आता है। बुक ना पढ़ो यार, इसे इसे कहानी समझ के पढ़ो, आप इंजॉय करके पढ़ो, फिर देखो ओके कैसे इंजॉय करते हो। थैंक यू। ठीक हो गया? किसी और का? जी सर। एनीवन? चलें ठीक है, आज इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कल इससे आगे मूव करेंगे। यार टाइम पे आ जाइए करिए प्लीज़, क्योंकि मुझे फिर बार बार शुरू वाली चीज़ें, अब मैंने शुरू में क्या कुछ बताया है, मैंने पेपर तैयार करने की स्ट्रेटजी बताई है, मैंने ग्रिड वगैरह थोड़ी डिस्कस की है, उसके बाद और चीज़ें भी थी, आप में से काफ़ी लोगों ने मिस कर दी हैं।
तो यार ये ना कीजिएगा प्लीज। और शुरू वाले ये थोड़े लेक्चर होते हैं ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आगे फिर ये होता है कि ना बंदा फ्लो में आ जाता है, अभी आप फ्लो में नहीं है, तो लिहाजा टाइम से आ जाइएगा। मैं मतलब 1 बजे अपनी 2 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं 2:07 के ऊपर एग्जैक्टली अपना लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। बाकी ये है कि अपनी अटेंडेंस को लाजमी बनाएं, कंसिस्टेंट रखें। अभी ये है कि आपने ये रिकॉर्डेड वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल होगा, आपने इसको एक बार देख के पढ़ लेना है। कल मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप में से किसी से भी वो कर सकता हूँ, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।